तो बड़ी कवरेज लगातार जारी है। आपको बता दें कि दिल्ली में जबरदस्त सियासी हलचल है। कुछ ही देर में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात करेंगे। इस वक्त जेपी नड्डा से भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ योगी आदित्यनाथ की मुलाकात जारी है। इससे पहले योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी। दोनों के बीच तकरीबन 85 मिनट तक बातचीत हुई थी। उत्तर प्रदेश में बहुत कम वक्त बचा है विधानसभा चुनाव में, लिहाजा यूपी के मुख्यमंत्री का दिल्ली दौरा बहुत कुछ बताता है, बेहद महत्वपूर्ण है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें आपसे कुछ देर पहले की हैं जब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। और देखिए 3 तस्वीरें। कल दिल्ली पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, सीधे पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करने के लिए। करीब 90 मिनट तक ये मुलाकात चली। आज सुबह प्रधानमंत्री से मुलाकात की योगी आदित्यनाथ ने। तकरीबन 85 मिनट तक ये मुलाकात चली है। जेपी नड्डा से मुलाकात कर चुके हैं और अब राष्ट्रपति से मुलाकात होने जा रही है। खास पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है। वरिष्ठ पत्रकार दीपक चौरसिया हमारे वरिष्ठ सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। वरिष्ठ पत्रकार अवधेश जी हैं हमारे साथ। हमारे वरिष्ठ सहयोगी धीरेन्द्र पुंडीर हैं, साथ ही साथ विकास चंद्रा है। अवधेश जी, मैं आपका रुख करूंगा, आपके पास नहीं पहुंच पाया था, आप मुस्कुरा रहे थे एनके सिंह सर की बातों को सुनकर, लेकिन विकास चंद्रा, आपके पास इस वक्त की क्या अपडेट? देखिए, लगभग 1 घंटे 20 मिनट से ज़्यादा का वक्त हो चुका है। अभी बैठक चल रही है और 1:30 बज चुका है और 1:30 बजे ही योगी आदित्यनाथ को राष्ट्रपति भवन जाना था राष्ट्रपति से भेंट करने के लिए, लेकिन अभी वो विलंब हो चुका है और बैठक लगातार अभी जारी है। अब जैसा मैंने कहा कि 1 घंटा 20 मिनट हो चुका है और 1 घंटे का समय था। और जो एक अनुमान लगाए जा रहे हैं, जो कयास लगाए जा रहे हैं कि आखिर कौन से वो मुद्दे हैं, कौन से वो इशू हैं जिस मुद्दे और इशू पर लगातार योगी आदित्यनाथ मुलाकात कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। तो देखें, बहुत सारी चीज़ें अब छन छन कर बाहर आ रही हैं, चाहे उत्तर प्रदेश के सियासी हालात हों या संगठन के मामले हों या जो यहाँ कैबिनेट में कुछ फेरबदल करने हैं जिसके जरिए उन्हें अपना पॉलिटिकल इंजीनियरिंग साधना है या सत्ता के संतुलन को बनाए रखना है। चूँकि अब चुनाव बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, चूँकि ये पार्टी के अध्यक्ष हैं, तो यहाँ जो उनकी बातचीत होगी वो निश्चित तौर पर गृह मंत्री से जो बातचीत हुई होगी और प्रधानमंत्री से जो बातचीत हुई होगी उससे थोड़ा बहुत अलग तो जरूर होगी। चूँकि पार्टी और राजनीति के मामले पर इनसे ज़्यादा बात होनी है, चूँकि बीजेपी कभी भी चुनाव लड़ती है तो युद्ध स्तर पर चुनाव लड़ती है और योगी आदित्यनाथ की अपनी एक मांग है। जो बातें आ रही हैं कि वो पूर्वांचल के संगठन में उनकी कुछ विशेष मांगे हैं जिस पर वो चाहते हैं कि वो मांगे पार्टी की तरफ से मान ली जाए। तो बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिस पर चर्चा हो रही होगी जेपी नड्डा के साथ। खासतौर पर जो कोरोना को लेकर के जो उत्तर प्रदेश में मैनेजमेंट हुआ, जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने काम किया, उसकी भी रिपोर्ट, चूंकि देश भर में बीजेपी अभियान चला रही है लोगों के असंतोष को दूर करने के लिए, गुस्से को खत्म करने के लिए, और यूपी उसमें बहुत अहम स्थान रखना है। तो नड्डा के साथ जो बातचीत का दायरा है वो होगा योगी आदित्यनाथ का, वो बहुत बड़ा है। वो संगठन का भी होगा और सरकार का भी होगा। ठीक है, लेकिन संगठन के स्तर पर क्या वाकई बदलाव की गुंजाइश नजर आती है? दीपक सर, आपसे भी समझने की कोशिश करूंगा। अवधेश सर काफी देर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अवधेश सर, इनके सर कह रहे थे कि सामान्य मुलाकात का दौर नहीं है, आप मुस्कुरा रहे थे उस बात पर। क्यों आप इत्तेफाक रखते हैं एनके सिंह सर की बात से? तो है नहीं, जब एनके सिंह थे तो हम लोग कई दौर बैठ चुके थे और उन्होंने ये बातें वो लगातार कह रहे थे, कोई बड़ा लेजिस्लेशन होगा, कोई बड़ा परिवर्तन है, कोई छोटी बात नहीं है। मैं लगातार जवाब दे रहा था। और वैसे भी कोरोना के आतंक ने हम लोगों के चेहरे से हंसी खींच ली है, तो किसी बिंदु पर थोड़ा करना और व्यंग करना बहुत आवश्यक है। देखिए, इसमें से कोई खबर बहुत बड़ी नहीं निकलने वाली है, इसका हमेशा ध्यान रखना होगा, क्योंकि ये 8 महीने में 4 महीना 1 साल लगभग सरकार चल चुकी है। उसके बाद हम सोचे कि कोई सरकार में, कोई संगठन में व्यापक परिवर्तन हो जाएगा, कोई नए चेहरा आ जाएगा या कोई बहुत बड़ा ऐसा स्टेप सरकार उठा लेगी जिससे कि बिल्कुल कुछ उथल पुथल या स्थिति हो जाएगी, ऐसा इसकी संभावना 9 के बराबर है। और परिस्थितियां भी इसका संकेत नहीं दे रही हैं। जो कुछ अभी तक फीडबैक है, बातें हुई, उसमें भी ये चीजें नहीं आई है। लेकिन जो केंद्र सरकार की छवि कोरोना के समय जिस प्रकार से ध्वस्त करने की कोशिश हुई और कुप्रबंधन ने उस पर असर भी डाला, उसमें उत्तर प्रदेश भी शामिल है। उत्तर प्रदेश का चुनाव है और उत्तर प्रदेश के अंदर जो कुछ विधायक विक्षुब्ध, कार्यकर्ता विक्षुब्ध और मंत्री तक ने असंतोष प्रकट किया था, उसका भी शमन करना है। और साथ ही साथ जो प्रशासन से लेकर के अर्थ के क्षेत्र में या बाकी क्षेत्र में जो कुछ फीडबैक आया है, उनको थोड़ा दुरुस्त करना है। तो उस काम के लिए जगह जगह कुछ बातें हो रही है। और जो मूल बात की ओर मैं बार बार ध्यान दिलाने की कोशिश कर रहा हूं कि भाजपा के सामने अभी एक बड़ा प्रश्न यह था कि धीरे धीरे मीडिया और देश का ध्यान कोरोना के इस हट करके और किसी दूसरी ओर जाए और
फिर उस पर ज्यादा चर्चा हो। उसमें बीजेपी ने 3 दिनों में सफलता पाई है आदित्यनाथ के दौरे से। और ये फिर यहां से एक शुरुआत हो रही है कि उत्तर प्रदेश को केंद्र में रख के, कि उत्तर प्रदेश में से प्रधानमंत्री है, उत्तर प्रदेश में को हम व्यापक महत्व दे रहे हैं, योगी आदित्यनाथ हमारे बड़े चेहरे हैं, वही रहेंगे। और यहां से इसकी शुरुआत हुई है। बाकी तो बात हो ही रही होगी कि भाई अर्थ इस क्षेत्र में क्या करना है, अगर मंत्रिमंडल में 2-3 लोगों को लेना है तो कौन हो सकता है, विधान परिषद में कुछ लेना है तो कौन, ये सब चर्चा चलती रहेगी। लेकिन कोरोना से इशू को शिफ्ट करके यूपी पर लाने की कोशिश की जा रही है और बीजेपी 3 दिन में उसमें सफल हुई है। आप सहमत हैं इस बात से? देखिए अनुराग, एक बहुत बड़ी सेइंग है, व्हेन यू कांट कन्विंस देम कंफ्यूज देम। तो राजनीति में भी बहुत बार ऐसा होता है। हमको ये देखना होगा, जब भी कोई कहानी लिखी जाती है, चाहे वो फिल्म की हो, चाहे वो असल जिंदगी की हो, एक हीरो होता है, एक विलन होता है। तो यहाँ पर भी इस चुनाव के अंदर भी एक हीरो और एक विलन को ढूंढने की कोशिश की जाएगी। और भारतीय जनता पार्टी के लिए ये हीरो योगी और मोदी की जोड़ी है। तो उसी पर अब काम शुरू हो चुका है, उसी पर काम चल रहा है। जहां तक 3 बैठकों का सवाल है, मैं इनके पैकिंग ऑर्डर को आपको बता दूं। सबसे पहले गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात, क्योंकि जो माइन्यूट डिटेल्स हैं मैं ये बता दूं, प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह दोनों, ये जो जोड़ी है ये बहुत माइन्यूटली काम करती है। बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं से भी सीधा संवाद प्रधानमंत्री मोदी रखते हैं और उनका जो सूत्रों का सिस्टम है, वो चाहे अमित शाह जी का भी हो, चाहे प्रधानमंत्री मोदी जी का भी हो, वो जबरदस्त है। तो फीडबैक उनको कंटिन्यूअसली मिलता है। तो यहां पर जो पहली मीटिंग हुई अमित शाह की योगी का, इसका इन टाइम भी नहीं था, इसका आउट टाइम भी नहीं था, यानी ओपन छोड़ा गया। लगभग 1.5 घंटे की मुलाकात हुई। इसमें जितने भी फीडबैक सरकार के पास आया था और मुख्यमंत्री योगी ने जो काम किया था, उन दोनों के डिस्कशन हुआ होगा, मैं ये मान के चलता हूं। और उसी के आधार पर प्रधानमंत्री से बात की चर्चा हुई होगी और अब कैसे उस पर डिसीजन लेना है, क्या क्या डिसीजन सरकार और संगठन के स्तर पर लेना है, ये चर्चा जेपी नड्डा से हो रही होगी। क्योंकि यहां पर फाइनली डिसाइड होगा कि आने वाले मिशन यूपी 2022 का रोड मैप किस तरीके का होगा। इसीलिए सबसे पहले अमित शाह से मुलाकात हुई, उसके बाद प्रधानमंत्री से हुई और फाइनल जो डिसीजन होगा वो पार्टी के स्तर पर होगा, बीजेपी के स्तर पर होगा। इसीलिए सबसे आखिरी में जेपी नड्डा से मुलाकात होगी और जो फाइन ट्यूनिंग है उसके लिए वो बीएल संतोष से 2:30 बजे के अंदर मुलाकात करेंगे। मुद्दे साफ है, पार्टी को पता है कि कोरोना पर जितनी भी चर्चा होगी, केंद्र सरकार की फजीहत होगी, उत्तर प्रदेश सरकार की फजीहत होगी, उन तमाम सरकारों की फजीहत होगी जिन्होंने दूसरे दौर में कोरोना के संकट को नहीं संभाल पाई। भारतीय जनता पार्टी को पता है कि इसको लेकर गुस्सा है, उनकी इमेज को ध्वस्त करने की कोशिश भी हुई है और कुप्रबंधन के चलते कई तरह की दिक्कतें भी भारतीय जनता पार्टी ने महसूस की है। तो मुझे लगता है कि अब भारतीय जनता पार्टी एक एकजुट चेहरा बनाकर चलेगी। उनके हीरो योगी और मोदी है। योगी और मोदी की इसी जोड़ी के नाम पर उत्तर प्रदेश के 2022 के चुनाव लड़े जाएंगे। और अब क्या क्या डिसीजंस लेना है, क्योंकि महत्वपूर्ण यह नहीं होता कि आपने क्या कुछ कर लिया, करते हुए दिखाई भी देना चाहिए। राजनीति का यह सबसे पहला नियम है कि करते हुए दिखना भी चाहिए। और मुख्यमंत्री योगी के 2 बहुत बड़े प्लस पॉइंट्स हैं जो उनके तमाम राजनीतिक विरोधियों पर भारी पड़ते हैं। सबसे पहला, उनकी अगाध कार्य करने की क्षमता। 18 घंटे वो काम करते हैं, प्रधानमंत्री मोदी की तरह कोई छुट्टी नहीं लेते हैं, लगातार लगे रहते हैं। और दूसरी सबसे बड़ी उनकी जो प्लस पॉइंट है, वो एक पीठ के महंत है, भगवा कपड़े पहनते हैं। पहले एक इकलौते मुख्यमंत्री हैं देश के अंदर जो भगवा कपड़े पहनते हैं। और हिंदुत्व तो भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट भी है और सबसे बड़ा माइनस पॉइंट भी है। तो मुझे लगता है इसी स्ट्रेटेजी को लेकर भारतीय जनता पार्टी चलेगी। जब इस बात पर मंथन हुआ था क्या योगी की जगह किसी और चेहरे के बारे में सोचा जा सकता है, तो उनको लगा, भारतीय जनता पार्टी और संघ दोनों को लगा कि अगर हम एक भगवा वस्त्रधारी महंत को उसकी गद्दी से हटाएंगे तो ये एक सुसाइडल अटेम्प्ट होगा भारतीय जनता पार्टी के लिए। इसलिए अब योगी और मोदी को कैसे हीरो बनाया जाए उत्तर प्रदेश में, इसकी फाइन ट्यूनिंग पर काम शुरू हो चुका है। और दीपक जी, इसमें जो एक बात अभी लखनऊ से हमारे सहयोगी आलोक भी कह रहे थे कि देखिए जो कैबिनेट का संभावित विस्तार है उस पर भी कुछ सहमति बन सकती है। उसका फॉर्मूला क्या वही होगा जो अमूमन हम देखते हैं भारत की सियासत में कि जातिगत फैक्टर्स को, क्षेत्रीय समीकरण को फिट कर लिया जाए। लगभग 18 ऐसी सीटें हैं जो अभी खाली हैं कैबिनेट में।
जी हाँ, बिल्कुल 18 सीटें आपने बिल्कुल ठीक बताई। 67 मंत्री बन सकते हैं। 45 मंत्री योगी आदित्यनाथ के पास थे और उनमें से 3 की अनफॉर्चुनेट डेथ हो गई कोरोना के चलते। 3 मंत्रियों की असामयिक मृत्यु के बाद अब 42 पद मंत्रिमंडल में हैं और 18 पद भरे जा सकते हैं। तो मुझे लगता है जातिगत और क्षेत्रीय समीकरणों को साधने के लिए कैबिनेट का एक विस्तार होना चाहिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस बात को लेकर कन्विंस नहीं थे, वो नहीं चाहते थे कैबिनेट का विस्तार करना, और हमारी जो जानकारी है उसके मुताबिक उनको इस बात के लिए कन्विंस कर लिया गया है कि एक आखिरी शॉट अब देना चाहिए इमेज मेकओवर के लिए, और इसके लिए कुछ परिवर्तन आपको कैबिनेट के अंदर करने चाहिए। तो मुझे लगता है कि ये होगा, जल्दी ही होगा, 15-20 दिन या 1 महीने के भीतर ये हो जाएगा। और मेरे ख्याल से जेपी नड्डा के साथ जब बैठक के बाद मुख्यमंत्री वापस निकलेंगे और बीएल संतोष के साथ बैठक के बाद एक मोटे तौर पर रोड मैप सामने आ जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी क्या तैयारी करने जा रही है उत्तर प्रदेश के अंदर। धीरेन्द्र पुंडीर हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। धीरेन्द्र, आपके पास क्या कुछ अपडेट? राष्ट्रपति से मुलाकात का जो वक्त था वो अब निकल चुका है, देरी हो रही है। जी हाँ, अभी तो ये वहाँ हमारे सहयोगी विकास वहाँ मौजूद हैं, तो अभी वो वहीं हैं। जब तक वो वहाँ से निकल कर यहाँ आएंगे तभी पता चल पाएगा कि अब वो मुलाकात किस समय होगी, क्योंकि जितना लंबा ये माना जा रहा था कि जो समय है राष्ट्रपति का वहाँ तक जाने के लिए वो उस समय सीमा का पालन करेंगे, लेकिन लगता है कि ये मीटिंग काफ़ी लंबी और काफ़ी अहम मीटिंग है, लिहाजा अभी उसका समय टल रहा है। अभी वो वहाँ या नहीं पहुँच पाए हैं, तो अभी कुछ देर बाद ही स्थिति साफ होगी जब वो वहाँ से निकलते हैं तो वो किस तरफ मूव करते हैं। जी धीरेन्द्र, इसके अलावा जो बात यहाँ पर निकल कर आ रही है वो यही कि कैबिनेट का विस्तार किया जाए, क्या उसको लेकर कुछ जानकारी आपको मिल पा रही है और क्या वाकई उसका कुछ असर आने वाले विधानसभा चुनाव में नजर आता दिखता है? देखिए, इसको शुरू से अगर अनुराग देखोगे, पिछले 20 दिन की इस पूरी कवायद में कई सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बाहर से ज़्यादा आई हैं, अंदर से कम आई हैं। उसमें से एक ये भी था कि शुरुआत में अगर ये हुआ कि क्या उनको हटाया जा सकता है, इस बात पर कोई मंथन किया गया होगा। ये बहुत सारे लोगों से जिनसे हम लोगों ने बात की, हम सब लोग अलग अलग तरीके से राय देते हैं, लेकिन जिन लोगों से भी बात की गई उन सब के मुताबिक ये बात सोची ही नहीं जा सकती थी कि इस वक्त योगी को हटाया जा सकता है। 2017 से 2022 तक के सफ़र के बीच में योगी एक ऐसे मुख्यमंत्री के तौर पर आए जिनको बीजेपी के कोर वोटर की सबसे पहली पसंद के तौर पर, प्रधानमंत्री मोदी के बाद अगर किसी को सबसे ज़्यादा पूरे देश में भी बीजेपी के कोर वोटर, यूपी के अलावा भी अगर आप कहीं देखते हैं तो वहाँ सबसे ज़्यादा डिमांड अगर आप देखते हैं, रैलियों की संख्या को देखते हैं, उसके हिसाब से योगी की आती है। लिहाजा उनकी जो पसंद है, जो लोग उनको पसंद करते हैं कोर वोटर, उसमें कोई संशय नहीं था। लिहाजा उनको बदलने की चर्चा नहीं हुई। उनकी कार्यशैली को लेकर जिन विधायकों ने कहा था, कुछ मंत्रियों ने खत भी लिखे थे जिसमें कोरोना को, यहाँ तक कि कुछ इस तरह के जो विधायकों के परिजनों के साथ भी जो कोरोना से पीड़ित हुआ उनको भी कुछ मदद नहीं मिल पाई उस समय के हालात में, जब ये पूरे जोर पर था, ये लहर जिस तरह अपने जोर पर थी। तो उन तमाम चीज़ों का जो असंतोष था उनको केंद्रीय नेतृत्व को अलग अलग तरीके से पार्टी फोरम पर रखा गया था। उसमें अफसरशाही के हावी होने की बातचीत की गई थी, वो लगातार की जाती है कि वहाँ अफसर जो है विधायकों की नहीं सुन रहे हैं। इस पर कई बार बात हुई और कुछ बीच में ये बात की गई कि ब्राह्मण जो लोग हैं वो नाराज हैं। हालांकि ये लगातार बताया गया कि किस तरह से पहली बार जो ब्यूरोक्रेसी में ब्राह्मण संख्या कितनी ज़्यादा है, इस बात को कई बार साफ किया गया, लेकिन ये सब चीज़ें अनुराग लगातार सामने आई। इस समय जो बातचीत है उस समय कहा गया कि योगी नहीं माने हैं, लिहाजा मान लिया गया कि अब वो मंत्रिमंडल विस्तार नहीं होगा, और फिर अचानक ये चीज़ें आती है सामने। लगता है कि पार्टी के अंदर एक प्रोसेस है, लेकिन ये 2022 के लिए फाइन ट्यून करने वाली बात है, क्योंकि इस लगभग 4 साल के कार्यकाल में योगी को अगर हम कोरोना की दूसरी पीक को छोड़ते हैं तो बाकी तमाम जगह उनके समर्थक उनके साथ हर एक कदम पर पूरी ताकत के साथ जुड़े हैं। चाहे वो रोमियो स्क्वाड की घटना के गठन से लेकर लास्ट तक एंटी सीए प्रोटेस्ट से निपटने वाली उनकी छवि हो, उसने उनको ताकत दी है और बीजेपी को ताकत दी है। लिहाजा मुझे नहीं लगता कि उनको बदलाव की कोई बातचीत थी, लेकिन मंत्रिमंडल में अब शामिल किसको किया जाना है, किस तरह किया जाना है, इस पर जरूर, क्योंकि बहुत लंबी बातचीत हो रही है और ये उस समय हो रही है जब आप पर बहुत सारे सवाल उठ रहे थे। यानी गठबंधन
संगठन के अंदर कई सारे सवालों के साथ थी। तो मुझे लगता है अनुराग की ये ज़रूर बातचीत हो रही है, लेकिन ये सारी कवायद 2022 की कवायद है और उसमें कोरोना की इस तीसरी लहर की संभावित लहर पर भी यकीनन चर्चा हुई होगी, क्योंकि यूपी सबसे बड़ी आबादी का है और उससे निपटने के लिए अगर हम चाहे तमाम मुख्यमंत्रियों को देखते हैं, देश में सबसे ज़्यादा टेस्ट इसी राज्य ने किए हैं और टीके लगाने में भी ये काफ़ी आगे, यानी इन तमाम उपलब्धियों को भी यहाँ बताया गया होगा और किसी तरह से जिस तरह से कंट्रोल किया गया उसको भी बताया गया होगा। लिहाजा मुझे लगता है कि ये मंत्रिमंडल विस्तार से लेके ये राज्य के अंदर आने वाली तीसरी लहर से निपटना और 2022 का रोड मैप उसको लेकर ये कंक्लूसिव विकास चंद्र, आपने कहा कि खासकर पूर्वांचल में संगठन को लेकर कुछ बड़े बदलाव की मांग यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर सकते हैं, उस पर मंथन कर सकते हैं। पूर्वांचल ही क्यों और संगठन में किस तरीके के बदलाव की उम्मीद सीएम को नजर आती है जिस पर काम होना चाहिए? देखिए, योगी आदित्यनाथ को मालूम है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी की हालत खासतौर पे किसान आंदोलन के बाद और जिस तरीके से राकेश टिकैत के पक्ष में अब जाटों का मनोभाव दिख रहा है और पूर्वी उत्तर प्रदेश जिसमें उनका अपना दबदबा है, उनका अपना पैरेलल संगठन भी चलता रहा है, वो चाहते हैं कि जो पूर्वी उत्तर प्रदेश है, खासतौर पर उधर के जो 24 जिले हैं उसमें जो संगठन में बदलाव हो या संगठन की जो रूपरेखा है वो उसकी जिम्मेदारी पूर्ण रूपेण उनके हाथ में दी जाए चुनाव के पहले, ताकि वो सही ढंग से वहाँ चीज़ों को अपनी बिसात को बिछा सकें। क्योंकि जब पार्टी की तरफ से और संगठन की तरफ से इनसे कहा गया कि आखिर आप ऐसा क्यों चाहते हैं, तो जो मुझे जानकारी मिली उन्होंने कहा कि वो जानते हैं कि पूर्वांचल की मांग क्या है और पूर्वांचल में कैसे कार्यकर्ताओं की आवश्यकता है और वैसे कार्यकर्ताओं को ही वो नियुक्त करके आगे चुनाव में उतरना चाहता है। तो एक बहुत बड़ी मांग ये कही जा सकती है पार्टी के सामने योगी आदित्यनाथ की है। दीपक सर, 2009 की मुझे संसद की तस्वीर याद है। कमलेश पासवान समेत जो बाकी पूर्वांचल के सांसद थे, शपथ लेने के बाद योगी आदित्यनाथ भी सांसद के तौर पर मौजूद थे, उनके पैर छूकर आशीर्वाद ले रहे थे लोकसभा में। संगठन के स्तर पर क्या वाकई 11 सालों में बहुत कुछ बदल गया है जो योगी आदित्यनाथ चाहते हैं कि एक बार फिर उनके पक्ष में आए? देखिए, मुझे लगता है कि योगी अब वो योगी नहीं है जो सिर्फ गोरक्षनाथ पीठ के महंत हुआ करते थे। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने के बाद उनका कद बढ़ा है और जिस निर्विवाद रूप से उन्होंने काम किए हैं और एक अपनी जो राइट विंग की छवि है उसको मजबूत किया है, चाहे वो एनटीसीए प्रोटेस्ट को लेकर कुर्की और जब्ती के आदेश हो या फिर उन्होंने जिस तरीके से पूरे उत्तर प्रदेश को हैंडल किया, ये दोनों चीजें ये उनके एडिशनल प्लस पॉइंट्स है जिसको धीरेन्द्र गिना रहे थे। इसको आगे बढ़ाते हुए एक मजबूत छवि वाला नेता ये योगी की पहचान है और यही मोदी की पहचान है। तो मुझे लगता है योगी मोदी की इसी जोड़ी के सहारे उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी काम करने की कोशिश करेगी। और चूंकि पिछले 4 सालों में मुख्यमंत्री के तौर पर योगी आदित्यनाथ ने अपने कद को बढ़ाया है। अगर आप पॉपुलर मुख्यमंत्रियों की बात करें या जिन मुख्यमंत्रियों पर देश में सबसे ज्यादा चर्चा होती है उनमें योगी आदित्यनाथ सबसे नंबर 1 पर आते हैं। तो मुझे लगता है ये एडिशनल प्लस पॉइंट्स है योगी आदित्यनाथ के और सबसे बड़ा उनका जो प्लस पॉइंट मैंने कहा वो भगवा वस्त्रधारी हैं, गोरक्षनाथ पीठ जैसे पीठ के महंत हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। इस पीठ को पूरे विश्व के अंदर मान्यता प्राप्त है और मुझे लगता है कि ये कॉम्बिनेशन असर करेगा उत्तर प्रदेश की राजनीति के अंदर, जो मोटे तौर पर राइट और लेफ्ट विंग के साथ काम करती है, यानी एक राइट विंग की विचारधारा और एक सेक्युलर विचारधारा, उसी के आधार पर उत्तर प्रदेश बढ़ता रहा है और उससे पार पाने के लिए सोशल इक्वेशन मुझे लगता है कि इन तीनों का मैच एंड मिक्स होगा जब मिशन 2022 के लिए उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़े। दीपक सर, बहुत संक्षेप में अगर मामला कैबिनेट एक्सपेंशन से ही जुड़ा है, 18 सीटों से जुड़ा है, तो प्राथमिकता पश्चिमी उत्तर प्रदेश को जैसा विकास चंद्रा कह रहे हैं या फिर पूर्वांचल? नहीं, मेरे ख्याल से पूरे उत्तर प्रदेश का ध्यान रखना होगा। क्षेत्रीय समीकरणों को बिठाना होगा, जातिगत समीकरणों को बिठाना होगा और ये सिर्फ कैबिनेट विस्तार नहीं है। कैबिनेट विस्तार इन तमाम बातचीतों का सिर्फ एक पहलू है, इससे बियॉन्ड जाकर बातचीत हो रही है अनुराग। और मैंने उन पॉइंट्स को बताया, चाहे वो सरकार की छवि को लेकर बात हो या किन नारों के साथ उत्तर प्रदेश में 2022 के अंदर जाना है उसकी बात हो। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए। इस पूरे दौरे से जुड़ी हर अपडेट न्यूज़ नेशन सबसे पहले अपने दर्शकों तक पहुंचाता रहेगा। एक छोटा सा ब्रेक यहां पर ले रहे हैं, तुरंत हाजिर होते हैं।